नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा विषय है कविता है ये। इसका नाम है कविता के बहाने और इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। ये जो कविता है इसमें कविता के बहाने कविता की ही जो विशेषताएं हैं, कविता का जो महत्व है, जो आज यांत्रिकता के दबाव में कम होता जा रहा है, उसके प्रभाव में कम होता जा रहा है, उसका वर्णन यहाँ पे कुंवर नारायण जी ने किया है। ये इस कविता का सार है, एक तरह से समरी इसकी हम कहें तो। इसमें देखिए लिखा है कि आज के समय में जो कविता का अस्तित्व है उसके बारे में संशय है। संशय मतलब संदेह है। और ये आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन ये कविता बताती है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, कविता में अपार संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को टटोलने का काम जो है वो इस कविता में किया गया है। तीन चीजें यहाँ पे ली गई हैं, चिड़िया, फूल और बच्चा, और इनके माध्यम से ये जताने की चेष्टा की है कि कविता में चिड़िया की उड़ान की तरह उड़ना भी है, फूलों की तरह महकना भी है, बच्चों की तरह 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 की क्रीड़ाएं भी हैं। लेकिन उसके बावजूद कविता जो है वो इन सब से ऊपर है। इन सब की कोई ना कोई सीमा है, लेकिन कविता असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद इसमें जो कविता का अस्तित्व है उसको बनाए रखने की बात जो है वो की गई है। आप देखिए, कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब आप देखिए, कविता की जो तुलना है वो सबसे पहले चिड़िया से की गई। यहां समानता क्या है? चिड़िया की विशेषता उड़ना है, उसकी उड़ान है, और जो कविता है वो भी कल्पना के माध्यम से जो है वो उड़ान भरती है। कहता है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने। जो कविता है वो भी पंख लगा। पंख कौन से हैं? कल्पना के पंख। उस वो कविता जब पंख लगा के उड़ेगी तो बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात उस कविता में बाहर की विषय वस्तु भी होगी, घर के भीतर की भी होगी, इस घर की भी उस घर की भी, यानी कि घर घर की कहानी जो है वो उस कविता में मिलेगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बोलता भले ही चिड़िया उड़ती है, लेकिन बावजूद उसके जब कविता कल्पना के पंख लगा के उड़ती है तो उसके माने, उसके अर्थ चिड़िया की समझ में भी नहीं आते। उसकी जो उड़ान है उसका और छोर जो है वो चिड़िया की उड़ान से बहुत परे है। चिड़िया की उड़ान जो है वो उस ससीम है, यानी कि उसकी एक सीमा है। लेकिन जो कविता की उड़ान है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे बात कल्पना की हो। कभी कहा भी है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उस लिहाज से कविता की जो उड़ान है वो अपने आप में असीम है। कविता जब बन जाती है उसके बाद भी आप देखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में उसका निर्माण हो, उसको लिखा जाए, वो दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है। तो ये कविता जिसकी
समानता जो है वो चिड़िया की उड़ान से की गई। अब आगे लिया इन्होंने फूल को, कि कविता जो है जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता भी खिलती है। फूल जब खिलता है तो खुशबू और रंगों से महकता है, और कविता भी जब बनती है तो उसमें रस, छंद, अलंकार और नए नए भाव, नए नए विचार वो सारे समाहित होते हैं, और एक तरह से वो कविता का खिलना ही है। अभी वो कह रहा है कि भाई कविता और जो फूल हैं वो दोनों खिलते हैं, मानो कविता ने फूलों से ही खिलना सीखा हो। लेकिन फर्क क्या है? कहता कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब फूल को ही नहीं पता कि असल में कविता का खिलना क्या है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब देखिए यहां भी वही बात है, फूल का जो खिलना है वो ससीम है, उसकी एक सीमा है। सीमा क्या है? वो खिलेगा, कुछ दिन अपने रंग और खुशबू बिखेरेगा, और अंत में उसको मुरझाना पड़ता है। लेकिन कविता का जो खिलना है, कविता का जो महकना है, वो सदाबहार है। वो एक बार बन गई तो उसके बाद वो हमेशा महकती रहेगी, खिलती रहेगी। इसलिए कहा कि उसका खिलना जो है वो असीम है। फूलों के खिलने की सीमा है, लेकिन कविता एक बार खिल गई तो वो सदाबहार है, वो असीम है, वो मुरझाती नहीं फूलों की तरह, वो बिना मुरझाए महकती रहती है, और कई लोगों की जिंदगी में खुशबू भरती रहती है। आगे अब इसमें तीसरी चीज ली गई बच्चा। तीन चीजें आपने देख ली, पहली थी चिड़िया, दूसरी फूल, और तीसरा एक बच्चा। अब इन दोनों में तो आपने देख लिया, यहां हमने उड़ना सीखा, यानी कि जो कविता है उसने यहां से महकना सीखा, और यहां खेलना। बच्चों को खेल बड़ा पसंद है, क्रीड़ा करना बहुत आनंददायी है उनके लिए। तो तीसरा बच्चे को लिया। अब कविता और बच्चे में जो समानताएं हैं वो कुछ ज्यादा है। जैसे चिड़िया और कविता में समानता थी कि चिड़िया भी उड़ती है, कविता भी कल्पना के माध्यम से उड़ती है। फूल और कविता में समानता थी कि फूल भी खिलता महकता है और कविता भी खिलती महकती है। अब बच्चे और कविता में क्या क्या समानताएं हैं? अब जैसे हमने कहा कि कविता में बाहर भीतर, घर के बाहर की चीजों की भी और भीतर की चीजों की भी जानकारियां होती हैं, या उन पे जो है वो कविता लिखी जाती है। यह घर वह घर, उसमें घर घर की कहानी होती है कविताओं में। और कविता एक और काम करती है कि वो सबको एक समान मानती है। कविता जब बन के तैयार होती है तो वो सबके लिए तैयार होती है। उसको पढ़ने वाला पाठक कोई भी रहे, उसके अंदर जो रस, जो आनंद, जो भावनाएं समाहित होती हैं वो सबके लिए होती हैं। अब ठीक इसी तरह से बच्चे को लीजिए। बच्चा भी जो है वो क्या करता है? खेलता है। अब बच्चा जो खेलता है वो बाहर भी खेलेगा, घर के अंदर भी खेलेगा, वो इस घर में भी जाएगा, वो उस घर में भी जाएगा, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में सब जगह उसका काम जो है वो खेलना ही है। और इसीलिए कहा गया कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चा ही होता है जो सबको जोड़ के रखता है। उसके उसके मन में कोई अपना पराई का भेद नहीं होता, वो निष्कलुष होता है। उसके अंदर कोई पाप नहीं होता, कोई छल नहीं होता। वो जब भी, वो घर के अंदर भी उसी भाव से खेलता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो वो आंगन में खेले, पड़ोसियों के यहाँ खेले, मोहल्ले में खेले, उसके लिए सब एक समान है। जिस भाव से वो घर के अंदर है उसी भाव से वो घर के बाहर भी है। और जाति, धर्म, इस तरह की चीजों से वो परे है।
उसे नहीं मतलब सामने वाला किस धर्म किस जात का है, वो तो बस अपने खेलने में मगन हो जाता है। तो वो एक तरह से सब घरों को एक कर देता है। अब ठीक इस तरह से कविता भी, वो भी एकता की भावनाओं को लेकर चलती है। अब आप देखिए उसमें छोटी सी छोटी विषय वस्तुएं भी होती हैं और बड़े से बड़ा विषय भी कविता में समाहित होता है। दूसरा, कविता भी सबको जोड़ने का काम करती है और बच्चा भी यही करता है। तो इसलिए दोनों को समानांतर रखा गया है। समानांतर रखने का मतलब है आमने सामने, दोनों में समानताएं ज्यादा हैं। तो ये देखिए आप बच्चे खेल रहे हैं तो इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, इनका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ खेल पे होता है। आगे भी देखिए आप इस तस्वीर में भी कोई रंग का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, ये सब जो है वो खेलने में मगन है। तो इसी को कहा गया है कि सब घर एक कर देने के माने, उसके लिए सब समान है, उसके लिए कोई पराया नहीं, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं। और ऐसा ही कविता में भी होता है। जब वो एक बार बन के तैयार हो जाती है तो वो कई लोगों का जो है वो मार्गदर्शन करती है। जहां भी जो भी उसको पढ़ता है उसको वैसा ही आनंद मिलता है जैसा कहीं और किसी व्यक्ति को पढ़ने से मिलता हो। कविता की बात हुई तो दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। तीन, अगर तीन हिस्सों में इसको हम बांटें तो आप देखिए, को से कल्पना आप ले सकते हैं, वी से विचार ले सकते हैं, और ता से ताल, लय, या एक तरह से हम कहें इसका जो कला पक्ष है। तो कविता के नाम में ही असल में कविता क्या होती है उसकी परिभाषा छुपी हुई है। उसमें कल्पना भी होगी, विचार भी होगा, और उसका कला पक्ष भी होना चाहिए, तभी कविता बनती है। आप आपने इस कविता में भी पढ़ा कि कविता जो है वो उड़ती है, तो उसका जो उड़ना है वो कल्पना के माध्यम से ही होता है। विचारों और भावनाओं से वो भरी होती है, और उसमें सुर, लय, ताल या कला पक्ष जिसमें अलंकार, छंद, रस, शब्द शक्तियां आती हैं, उनका होना भी जरूरी है। इसके साथ ही आप देखेंगे इसमें कुछ अलंकार आए हैं। तो बाकी छोटे छोटे अलंकार तो आपको पता ही है, अनुप्रास अलंकार जहां वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कहीं अगर शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ एक समान ही है तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि जो उपमान है उसकी अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मतलब उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाएगा। पहले दोनों की समानता होगी, लेकिन अंत में ये साबित किया जाएगा कि उपमेय जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। यहां भी देखिए कविता की समानता चिड़िया से हुई, फूल से हुई। कविता उपमेय है। उपमेय का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष है, सामने है, या हम जिसकी बात कर रहे हैं। और चिड़िया और फूल उपमान है। उपमान का मतलब होता है जो अप्रत्यक्ष है, जरूरी नहीं वो सामने हो, और जिसके साथ तुलना या समानता हो रही होती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों के साथ समानता की गई, तुलना की गई, लेकिन अंत में ये बताया कि चिड़िया की उड़ान से बेहतर कविता की उड़ान है, और फूल के महकने या खिलने से बेहतर कविता का महकना या खिलना है। तो इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। एक इसमें आप देखेंगे प्रश्न अलंकार भी है। प्रश्न अलंकार आपको पता ही है नाम से ही, जहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है एक तरह से। जिसे कहा कि चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, ऐसे करके, या बिना मुरझाए खिलने के माने फूल क्या जाने। तो इन दोनों जगह पे
प्रश्न अलंकार भी है और एक मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पे कविता चिड़िया और फूल से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की जा रही है कि वो भी जानने की कोशिश करें। तो जब भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते दिखाया जाता है इन चीजों को, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।